मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। आप 1993 में बासमती जो धान है वो 2700 रुपये प्रति क्विंटल था उसका रेट। उस समय में डीजल जो है 16 रुपये प्रति लीटर आता था। और डीएपी जो खाद का जो कट्टा था वो 264 रुपये का आता था। 1993 के आसपास ही जो एक ही कट्टा प्रति एकड़ डालना पड़ता था, एक कट्टे से काम चल जाता था जमीन में, एक एकड़ में। और यूरिया का जो खाद का जो रेट था वो 100 लगभग 116 रुपये था ऐसे, और उसमें भी एक ही कट्टे से काम चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे आज मतलब उसकी जगह चार पांच कट्टे लगने लग गए हैं। जैसे केमिकल स्प्रे है, वो जो स्प्रे करते थे धान में तो उसका जो मूल्य था लगभग 150-200 रुपये प्रति लीटर था। और उस समय अगर आप देखेंगे ट्रैक्टर है जो जो ट्रैक्टर 2.5-3 लाख रुपए में आ जाता था। और उस समय का जमीन का अगर ठेका देखते हैं यहाँ पे, वो लगभग 4,000-5,000 रुपए था। लेकिन आप 2020 में अगर देखते बासमती धान का जो रेट है वो लगभग 2200-2300 रुपए प्रति क्विंटल था। और जबकि डीजल का रेट 78-80 रुपए प्रति लीटर था। अभी आप देख रहे हैं लगभग 100 के करीब हमारा पेट्रोल और डीजल पहुंच गया है। तो ये जो विश्लेषण इसको सरकार को करना चाहिए, तब इसका हम सही मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये भी एक किसानों की समस्या है। क्योंकि किसानों का जैसे उस समय आज जो मजदूरी का रेट है वो लगभग 500 रुपये हो गया है। और यूरिया खाद का जो रेट है वो 300 रुपये प्रति कट्टा हो गया है। जबकि वो उस समय में लगभग 116 रुपये था। आज वो अभी और बढ़ गया है, उसमें कुछ और बढ़ोतरी हुई है। अब एक एकड़ में चार पांच कट्टे लगाने पड़ते हैं। 1993 में एक कट्टे में काम चल जाता था। और केमिकल स्प्रे जो आज है वो लगभग 3,000-4,000 और इससे भी ज्यादा हो गया है। इतने मतलब प्रति लीटर के हिसाब से हो गया है, इतना महंगा हो गया है। तथा जो पहले जो एक स्प्रे से काम चल जाता था, आज उसमें 3-4 केमिकल स्प्रे करने पड़ रहे हैं। जो कृषि यंत्र है वो भी महंगे हो गए हैं। ट्रैक्टर की जो कीमत आज 6-7-8-10 लाख रुपए, इससे भी ज्यादा बढ़ गई है कुछ ट्रैक्टर की। जैसे मंडी का किराया बढ़ गया है। तो यदि हम हर पहलू पर जाएंगे तो लगभग 150-200 गुना तक वृद्धि हो गई है। लेकिन दुख की बात है कि सरकार धान के रेट उसी मात्रा में मतलब दे रही है। जो जो इसका जो फार्मूला था जो स्वामीनाथन ने दिया या और बहुत सारे फार्मूले हैं, उसके आधार पर सरकार रेट तय नहीं कर रही। अभी भी आप जो सरकार ने जो रेट तय किया है, अभी उसमें क्या है, जो धान सामान्य है उसमें मात्र 72 रुपए 72 की बढ़ोतरी की है। 1868 जो पुरानी दर थी और 1940 अभी नई दर की है। अभी इसमें अभी वो इसको अखबार में लिख रहे हैं कि 1.5 गुना हुआ एमएसपी। कैसे हुआ इसका, अगर आप पूरा जो मैंने ये आंकड़े बताए इसके हिसाब से अगर आप देखिए, क्या ये 1.5 गुना होगा। और दूसरा जो है, जो ग्रेड ए धान है वो 1888 रुपए था और अभी 1960 कर दिया, इसमें भी 72 रुपए की बढ़ोतरी की है। ज्वार है 2620 रुपए था, 2738 रुपए की, 118 रुपए की बढ़ोतरी की है। ऐसे अभी सरकार ने, अभी ये कल के पेपर में था, जैसे बाजरा है वो 100 रुपए में की बढ़ोतरी हुई है। रागी है उसमें 82 रुपए है। मक्का जो है 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तूर है वो 300 रुपए की है। मूंग है जो 79 79 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उड़द में 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली में 275 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगर ये रेट हम देखें, तो ये जो एमएसपी की बात जो उठ रही है उसके हिसाब से ये 1.5 गुना जो लागत है, जैसे उस जमीन का रेट आप देखेंगे, जमीन में जो उस किसान है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके तमाम परिवार के लोग जो काम करते हैं, उसके हिसाब से ये सारी चीजें डिसाइड नहीं करती की हैं। ये सरकार, यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो उसकी लागत है, उसकी लागत के मुताबिक किसान को रेट नहीं मिलता। ये आज ये सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए। भूमि का जो बंटवारा है वो भी ठीक तरीके से नहीं है। कुछ जो किसान है उनके पास असीमित भूमि है, बहुत ज्यादा भूमि है। लेकिन कुछ के पास है, वो बताया हमारे प्रोफेसर साहब ने कितनी, मतलब के 1 हेक्टेयर भी मतलब के नहीं है। तो इस तरीके से फसल पर सही मूल्य नहीं, अच्छे बीज उनको नहीं मिल रहे हैं जो बीज उनको मिलने चाहिए। जैसे पहले जो किसान अपने बीज बीज बहुत महंगे दामों पर मिल रहे हैं। जो सिंचाई के हर खेत को पानी चाहिए, ये सरकार की ड्यूटी थी, ऐसी व्यवस्था बनती, नहरों का ऐसा ढांचा बनाती। लेकिन ये सारी चीजें नहीं की सरकार ने।
जो मिट्टी है, कई जगह मिट्टी में विकार आ गए हैं, जैसे अभी ये जो केमिकल स्प्रे होते हैं, ये जो दवाइयां छिड़काव होता है, उससे जो है जमीन की उर्वर शक्ति है वो खत्म हो जाती है। उसमें क्या बदलाव करना चाहिए उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। तो मशीनीकरण है, जो मशीनीकरण जो है वो भी उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है सरकार का। आज मतलब कि बहुत सारी मशीनें, कौन सी मशीन चाहिए, क्या मतलब मशीनें जो हमारा जो किसान, केवल क्या किसान खेत में जो काम करने वाला वही किसान है, इसके अलावा भी किसान है। जैसे अभी एक मंडी थी हमारे हरियाणा में, कैथल जिले में एक कुंडरी मंडी थी। उस मंडी में लगभग 5,000 मजदूर काम करते थे। अब उसमें कुछ जो मजदूर थे झाड़ने से काम करते थे, कुछ मजदूर उसमें भोजा जो बोरा उठाने का काम करते थे, तो कुछ मजदूर उसमें सफाई का काम करते थे। तो उसमें बहुत सारे मजदूर अलग अलग काम करते थे, वे उसका सिलने का काम करते थे बोरियों को। तो कितने काम थे वहां पर। लेकिन वहां पर एक मंडी बंद होने से, वहां पर अडानी का साइलो है, सोलू माजरा एक गांव है डांड के पास, वहां पर अब की बार किसानों का अनाज ना खरीद करके वो सीधा वहां पर भेजा गया। और वहां पर मशीनें हैं, वो ट्राली में से मशीनें उतारती हैं, मशीनें ही एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ले जाती हैं। और जो वहां पर ट्रेन आती है, ट्रेन में भी जो है मशीनें ही लादती हैं, मशीनें ही उससे उतारती हैं। तो इसका मतलब वहां पर बड़े पैमाने पर जो कृषि पर ही निर्भर थे, मुझे लगता है वो भी एक तरह का किसान है, उसकी मजदूरी खत्म हो गई, तो सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे जो रोजगार खत्म हो रहे हैं, तो इससे किसान को भी नुकसान हो रहा है, और जो किसान जो कृषि पर निर्भर है, जो मजदूर तबका, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई, ये करंट बात है अभी इस तरह की। तो इस तरह भंडारण की जो सुविधाएं हैं, अभी सरकार कह रही है कि हमने छूट दे दी है जो नए कृषि कानून आए हैं, लेकिन ये छूट किसको दी है? ये छूट बड़े पूंजीपतियों को दी है, क्योंकि छोटा किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का मालिक है, वो अपने जो उत्पाद हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट हैं, वो दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। वो सोचता है कि उसे नजदीक मिल जाए, बिल्कुल गांव की गांव में मंडी हो, गांव की गांव में उसका सामान बिक जाए। वो क्या नाम बिहार नहीं लेके जाएगा, या बिहार का आदमी महाराष्ट्र लेकर के नहीं जाएगा। वो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं वही दूर ले जाते हैं इन चीजों को। ये छूट उन्हीं लोगों को इस सरकार ने दी है इस कानूनों के तहत। तो भंडारण जो है वो छोटा जो किसान है, वो आम आदमी है, वो नहीं कर सकता। तो सरकारों ने ये एक समस्या है। परिवहन भी एक बाधा है, जो अभी जैसे लेकर जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अभी ट्रेनों में इतना पचड़ा है, क्या नाम है, आम आदमी उसको नहीं ले जा सकता। ट्रेन में कैसे बुकिंग होगी, कैसे लेकर के जाना पड़ेगा, या ट्रांसपोर्ट का इतना चार्ज है। ये सारी चीजों की तरफ सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, ध्यान नहीं दे रही। पूंजी की कमी रहती है, जो है जो छोटा किसान है उसके पास, उसके लिए सस्ते ऋण उपलब्ध होने चाहिए। ये सारी चीजों की तरफ सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए। और अभी साथी ने बताया है, संदीप रामटेके जी ने, कि सरकार क्यों नहीं कर रही। सरकार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जो सरकार में जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है, वो या इस देश के आम आदमी के प्रति चिंतित नहीं है, उनके प्रति उसका लगाव नहीं है, या इस देश से उन्हें प्रेम नहीं है। और इस देश से प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस देश के मूल निवासी नहीं है, वो कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। वो इस देश के प्रति चिंतित होते तो हर चीज को वो देखते कि मजदूरी कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ किसान को दिक्कत है, कहाँ मजदूर को दिक्कत है। ये सारी दिक्कत इन सबको देखते, इसको इन सबको इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि इनसे उनका कोई लगाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं है, इनके प्रति वो चिंतित नहीं है। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ उनको मुनाफा मिले, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, इसलिए वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इसलिए वो क्या नाम है, वो उल्टे सीधे या मतलब कि गैर संवैधानिक तरीके से कदम उठा करके, संवैधानिक तरीके से कानून बना करके जनता पर एक बड़ा बोझ लाद रहे हैं और जनता को भिखमंगा बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आज सभी मतलब के साथियों को इस बात को समझना चाहिए, किसान को मजदूर की दिक्कत को समझना चाहिए, और मजदूर को किसान की दिक्कत को। क्योंकि मजदूर भी जो है, वो किसान जो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मजदूर ही तेरा दुश्मन है। जबकि आप अगर देखेंगे, दीनबंधु सर छोटूराम जी ने एक बात कही थी, एक मतलब किसान तेरे दो ही दुश्मन है, एक मंडी और एक फंडी। मंडी का मतलब यह था कि मंडी में जो आदमी कम तोलता है, धोखाधड़ी करता, वो दुश्मन है, जो वहां पर षड्यंत्र करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि फंडी,
जो आदमी तिलक लगा करके, धोखाधड़ी करके, अंधविश्वास फैला करके जो आदमी ऐसे शोषण करता है, वो तेरा दुश्मन है। लेकिन किसानों ने आज तक इस बात को नहीं समझा कि उसके दुश्मन कौन है। उसके दुश्मन वो मजदूर को ही दुश्मन समझता रहा। तो इसलिए आज समाज में बड़े पैमाने पर प्रबोधन की, जन जागरण की जरूरत है। किसान और मजदूर वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन से करीब आया है। और दीनबंधु सर छोटूराम ने एक बात और कही, एक किसान बोलना सीख ले, दूसरा अपना दुश्मन पहचान ले। ये बात भी कही उन्होंने कि एक तो बोलना सीख ले और बातचीत करना सीख, और दूसरा अपना दुश्मन पहचान ले, कौन दुश्मन है। और ये बात राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने भी किसानों का कोड़ा में लिखी कि किसानों का शोषण किस तरीके से होता, उसमें अच्छे तरीके से वो दर्शाया। और ये भी बताया कि तमाम किसानों को इकट्ठे होकर के अपनी एकता बना करके, एकता का जो कोड़ा है वो दुश्मन के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, शोषण करने वाले के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। तो आज हमें इसी चीज की जरूरत है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का कृषि को लेकर के क्या दृष्टिकोण था, बाबा साहब अम्बेडकर का क्या दृष्टिकोण था, दीनबंधु सर छोटूराम का क्या दृष्टिकोण था। अर्थात हमारे जो महापुरुष हैं, जो किसान और मजदूर जातियों से संबंध रखते हैं, उनकी वो कैसी कृषि नीति चाहते थे। क्या मौजूदा सरकार या पहले की सरकार है उस हमारे महापुरुषों की जो कृषि नीति थी उसके मुताबिक कृषि की नीतियां बना रही हैं? अगर नहीं बना रही तो आज हमें वर्तमान में जो चल रही कृषि नीतियां हैं उनके विरोध में विद्रोह करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, जो कह रहे हैं कि दोगुना जो 2022 में उनकी आय कर दूंगा, अगर इनके आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उससे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाती है। एक 2016-17 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें मतलब जीडीपी का महज 1% भी लगभग खर्च किया है किसानों से संबंधित जो मुद्दों पर। तो इसमें ये अगर हम देखते हैं 2016 की ही एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो है भारत में 5 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं 37% अल्प विकसित हैं, और इनमें जो है 61% खून की कमी के शिकार हैं। अब ये खून की कमी की कौन लोग शिकार होंगे इसके? किसान और मजदूर जो लोग हैं उनके बच्चे ही ये ज्यादातर शिकार होंगे। और 15 से 49 आयु वर्ग की जो आधी से ज्यादा महिलाएं हैं जो, उनमें खून की कमी है। अब ये आंकड़ा मतलब कि ये कई पेपर में भी छपा है और ये आंकड़े सरकार के हैं। तो अब नरेंद्र मोदी जी को ये देखना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, इसके प्रति सार्थक कुछ नीतियां लेकर के आना चाहिए था। अब वो इस तरह की कोई नीति नहीं लेकर के आए। उल्टा उनके समय में बहुत सारे लोग इस देश से देखेंगे, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे और दूसरे लोग हों, चाहे विजय माल्या हो, कोई 8,000 करोड़ लेके भाग रहा है, कोई 10,000 करोड़ लेके भाग रहा है, कोई 5,000 करोड़ लेकर के यहां से इस देश को छोड़ करके दूसरे देशों में भाग रहे हैं, और उन पर इस मौजूदा सरकार ने कोई अंकुश नहीं लगाया। और ये हजारों में संख्या पहुंच गई है जो इस देश को छोड़ करके, मतलब जो लाखों करोड़ों रुपया इस देश का गबन किया, बैंकों को कंगाली की उसमें धकेल दिया, और वो लेकर के बाहर जा रहे हैं। तो इस सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इससे सिद्ध होता है कि ये मौजूदा सरकार कितनी ईमानदार है, इसमें जो बैठे लोग हैं वो कितने ईमानदार हैं। तो उन लोगों ने देश को बचाने का वो कोई काम नहीं कर रहे, देश को नुकसान कर रही है मौजूदा सरकार में जो बैठे लोग हैं। तो इसलिए जनता के तमाम जो तबके हैं, किसान मजदूर जो है, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि संविधान के विरोध में कानून बनाए गए कृषि संबंधित कानून जो किसान के साथ मजदूर के भी खिलाफ हैं, उपभोक्ता के भी खिलाफ हैं, और संविधान के तरीके से नहीं लाए गए। तो इस संबंध में आज हमारी ड्यूटी है कि सभी जो किसान मजदूर, तमाम उपभोक्ता, इस देश के जो मूल्यवासी लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं, उन्हें एक मंच पर आना चाहिए। एक मंच पर आकर के जो संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहिए, और संविधान के हित में तमाम इस देश के नागरिकों को संविधान का हित में जो काम करने वाले लोग हों, ऐसी सरकार हो, ऐसी सरकार इस देश में निर्माण करनी चाहिए। तभी जो है किसान और मजदूर की हिफाजत हो सकती है, अन्यथा किसान और मजदूर का शोषण होता रहेगा। और आज हमें बाबा साहब अम्बेडकर
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, दीनबंधु सर छोटूराम, उनकी कृषि नीति क्या थी, उसको आज जानने की जरूरत है, उसका विश्लेषण करने की जरूरत है, उस नीति को अपना करके इस देश में आगे बढ़ने की जरूरत है।